एक्सटर्नल कोरिलेशन। अभी जैसे साइंस में ये तीन सब्जेक्ट का आपस में हमने कोरिलेशन देखा, फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे आपस में कोरिलेटेड है, फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे कोरिलेटेड है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कैसे कोरिलेटेड है। उसी तरह से साइंस और सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेटेड है, मतलब साइंस और ज्योग्राफी में क्या संबंध है, साइंस और हिस्ट्री में क्या संबंध है, साइंस और मैथमेटिक्स में क्या संबंध है, साइंस और लैंग्वेजेस में क्या संबंध है, ये हम एक्सटर्नल कोरिलेशन में देखेंगे। सो फर्स्ट इज साइंस एंड लैंग्वेज। तो आप बता सकते हो साइंस और लैंग्वेज कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लैंग्वेज का उपयोग साइंस पढ़ाते वक्त होता है कि नहीं होता है, या लैंग्वेज पढ़ाते वक्त साइंस का उपयोग होता है कि नहीं होता है, ये आप बताओ। कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे ना कोई वर्ड ग्रीक वर्ड रहते हैं, हाँ, में करेक्ट तो वो लैंग्वेज किस में चला जाता है, ग्रीक वर्ड जो रहेंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली। हम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड बताते तो वो लैंग्वेज में जाता है और उसका मीनिंग साइंस से हमें पता चलता है। पहली बात तो ये है, लैंग्वेज और साइंस का कोरिलेशन बहुत ही गहरा है, क्योंकि साइंस में जो भी लिखा हुआ हम देखते हैं वो हम क्यों पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा होता है ना, चाहे मराठी में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो। तो इसलिए साइंस ने कितनी भी डिस्कवरी की, अगर लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं हम लिया, मदद नहीं लेंगे, तो क्या हमारी डिस्कवरी, हमारी खोज हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। इसका मतलब है साइंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी होती है। दूसरी बात, जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज में भी हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, है ना। लैंग्वेज में भी हम पोल्यूशन के ऊपर कोई स्टोरी होती है, लैंग्वेज में भी एनवायरनमेंट के ऊपर कोई पोयम होती है, कोई कविता होती है, तो वो तो होती है लैंग्वेज में, लेकिन उसमें क्या आप हमें पढ़ने के लिए मिलता है, पोल्यूशन कैसे हानिकारक है, पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, इस तरह की पोयम हम देखते हैं। तो इसका मतलब है लैंग्वेज के भी कुछ टॉपिक पढ़ते वक्त हमें साइंस का उपयोग होता है। या कोई लैंग्वेज कितनी पुरानी है, ये हम साइंस के रिसर्च के माध्यम से ही पता लगाते हैं। तो लैंग्वेज का इतिहास लिखते वक्त भी हमें साइंस का उपयोग होता है। तो इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, लोगों तक तो पहुंचाने के लिए लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस तरह से लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। अभी साइंस एंड हिस्ट्री किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या बता सकते हैं? है ना, हिस्ट्री। हाँ, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है, इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि आदमी कैसे उत्क्रांत हुआ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये मतलब डायनासोर के अलग-अलग पार्ट हिस्ट्री से डिस्कवर। हाँ, इसको कंबाइन करके इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या था वो साइंस में डिस्कवर। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब डायनासोर हो तो डायनासोर थे नहीं थे, आदमी कैसे इवैल्यूएट, मतलब उत्क्रांत कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर जो भी लड़ाई हुई थी इतिहास में, बहुत सारे वॉर हुए, वो वॉर कब हुए, वो सब हिस्ट्री बताता है। लेकिन उस वॉर में किस तरह के वेपन्स का उपयोग किया गया, उसका परिणाम लोगों के हेल्थ के ऊपर कैसे हुआ, ये हमें कौन बताता है? साइंस बताते है ना। हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण हम हिस्ट्री में पढ़ते, लेकिन उसका हेल्थ के ऊपर, वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ के क्रॉप के ऊपर, खेती के ऊपर क्या परिणाम हुआ, ये हमें साइंस बताता है। तो इसलिए मानव के उत्क्रांत से लेकर जितने भी वॉर हुए, या फिर फोर्ट के बारे में, हम किले के बारे में पढ़ाई करते तो हिस्ट्री में करते, लेकिन वो किले बांधने के लिए क्या क्या उपयोग में लाए, किस तरह से वो स्ट्रक्चर बनाया,
ये जानने के लिए हमें साइंस का उपयोग लेना पड़ता है। तो इस तरह से साइंस और हिस्ट्री भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। साइंस एंड सिविक्स, साइंस एंड सिविक्स, स्वच्छ भारत, ये मैंने एक उदाहरण दिया ही है कि स्वच्छता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम नागरी शास्त्र, सिविक्स म्हणजे नागरी शास्त्र मराठीमध्ये, तो स्वच्छता का महत्व क्या है, किस तरह से नागरिकों का स्वच्छता के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब हम सिविक्स में पढ़ते हैं, नागरी शास्त्र में। लेकिन स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, अगर नहीं की तो कौन कौन से रोगराई, कौन कौन से बीमारियां फैल सकती है, ये हम साइंस में पढ़ते हैं। तो इसलिए साइंस और सिविक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, उन दोनों सब्जेक्ट को हम अलग नहीं कर सकते। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं साइंस और सिविक्स का कोरिलेशन का, और कुछ एग्जाम्पल? चेतन बोल, क्या फायदा अकेले नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? कल्पेश, चेतन बोला, नागरी शास्त्र आणि सायन्स कसं काय संबंध आहे, काय सांगता येईल? नावं घेतल्यानंतर निदान स्वतःला अनम्यूट करून तरी बोला, म्हणजे मला कळेल तुम्ही आहात, ऐकताय. चेतन, कल्पेश, नाही सांगता येत तर आठवत नाही एवढं तरी बोला, नुसते गप्प नका बसू. चेतन, आवाज येतोय का? कल्पेश, ओके. और कोई बता सकता है साइंस और सिविक्स के बारे में एग्जाम्पल? फायदा पॉलिटिकल लाइफ ले सकते क्या एग्जांपल? पॉलिटिकल लाइफ कैसे, साइंस और सिविक्स का कैसे कोरिलेशन? सिविक्स में मतलब सर सिविक्स में कैसा पॉलिटिकल लाइफ में कैसा वो तो सिविक्स में हो जाएगा, बट उसका कैसा वो एनवायरनमेंट में कैसे चेंजेस करके सब तो रिलेटेड साइंस से नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, मतलब वो हम कह सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं पॉलिटिक्स में, तो उसमें से एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट भी होता है, तो उसका पढ़ाई हम सिविक्स में करते, लेकिन एनवायरनमेंट कैसे महत्वपूर्ण है ये साइंस में कर सकते. ओके फाइन, ये हम कर सकते, ये कर सकते. ओके, देन द साइंस एंड ज्योग्राफी कैसे कर सकते हैं? साइंस एंड ज्योग्राफी एक मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है. हाँ बोलो बोलो. सर ये इन्वायरमेंट के लेकर के ज्योग्राफी में अपने को इन्वायरमेंट मालूम पड़ता है, बट वो इन्वायरमेंट क्या है, किस चेंजेस होते हैं, वो हम साइंस से यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है वाटर साइकिल का. वाटर साइकिल की वजह से बारिश होती है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन वाटर साइकिल कैसे तैयार होता है, फिर रेन पानी कैसे इवेपोरेट होता है, उसका कैसे क्लाउड में कैसे कन्वर्ट होती है, फिर बारिश कैसे होता है, इसके पीछे का साइंस भी हम बताते हैं. बराबर. या तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अलग अलग स्टेट्स के बारे में, अलग अलग रीजन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना. तो अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग रीजन के बारे में, मतलब भारत में कैसे मौसम है, या फिर अमेरिका में कैसे, ऑस्ट्रेलिया में कैसे, तो ये या वहाँ का क्लाइमेट किस तरह से होते, ये ज्योग्राफी में पढ़ते. लेकिन वो क्यों, सॉइल का भी देखते हैं. यस ये सब ज्योग्राफी में पढ़, लेकिन वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न हमें कौन देता है? तो साइंस देता है ना. बारिश कितना होगा या आज का टेम्परेचर कितना है, ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते, लेकिन बारिश कैसे पड़ती है, टेम्परेचर कैसे काउंट करता है, या बारिश काउंट करने के लिए जो भी हम इक्विपमेंट उपयोग में लाते हैं, जो भी हम चीज़ों साधनों का उपयोग करते हैं, उनका हम साइंस में उनके बारे में हम पढ़ते. सो साइंस एंड ज्योग्राफी दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड. साइंस और ज्योग्राफी तो इतने एग्जाम्पल दे सकते, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल्सो लाइक अ साइंस सब्जेक्ट.
वो भी साइंस के जैसे एक सब्जेक्ट है। तो इसलिए ज्योग्राफी और साइंस ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा को रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है। देन साइंस एंड मैथमेटिक्स कैसे, तो हमें कैसे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में साइंस करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉर्मूला यूज करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। साइंस जब हम पढ़ाते हैं तो साइंस में भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, है ना, कुछ फार्मूलेज यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब का उपयोग करते हैं, तो मैथमेटिक्स आ ही जाता है। मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त साइंस का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त साइंस का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे कोई ग्राफ निकालना है, और ग्राफ अगर मैं टेम्परेचर के बारे में निकालूं, अगर मैं क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में ग्राफ निकालूंगा, अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में ग्राफ निकालूंगा, तो ये क्या हो गया है? टेम्परेचर या क्रॉप कल्टीवेशन, ये किस में आता है? साइंस में आता है, बराबर। या हाँ, या बारिश का मैं ग्राफ निकालता हूँ, तो बारिश वगैरह ये सब साइंस में आता है, बारिश क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई। लेकिन वो ग्राफ मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मैं इस तरह के साइंस के एग्जाम्पल ले सकता हूँ और दोनों का कोरिलेशन में दिखा सकता हूँ। तो ये साइंस और मैथमेटिक्स। साइंस और ड्राइंग, ये तो बहुत ही कोरिलेटेड सब्जेक्ट है ना। जैसे साइंस सब्जेक्ट विजुअलाइज, हाँ, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट विजुअलाइज किस वजह से होता है? ड्राइंग की वजह से होता है। जो हम अलग अलग ड्राइंग निकालते हैं, फिर हार्ट का डायग्राम हो, ब्रेन का हो, फ्लावर का हो, तो वहाँ पे हम ड्राइंग का उपयोग करते हैं। तो इसलिए साइंस एंड ड्राइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू विजुअलाइज साइंस कंसेप्ट। साइंस के अलग अलग कंसेप्ट विजुअलाइज करने में हमें अगर कोई सब्जेक्ट मदद करता है तो वो है ड्राइंग सब्जेक्ट। तो इसलिए साइंस और ड्राइंग ये एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्टेड ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत ही एक दूसरे से कोरिलेटेड हम कह सकते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट है। साइंस एंड क्राफ्ट, ये भी एग्जांपल दिया है। क्राफ्ट में हम क्या करते हैं? मॉडल बनाते हैं, बराबर। मॉडल पेपर के हो या और चीज़ों के हो, मॉडल बनाते हैं। तो डीएनए का मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाना क्राफ्ट में आ गया, लेकिन डीएनए हम साइंस में पढ़ते हैं। इस तरह के अलग अलग मॉडल आप बना सकते हो आपकी क्रिएटिविटी का उपयोग करके, और साइंस और क्राफ्ट का कोरिलेशन हम यहाँ पे आसानी से दिखा सकते। सो कुछ एग्जाम्पल देके हमने ये देखा कि हाउ द साइंस इज कोरिलेटेड विद द एक्सटर्नल सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ड्राइंग एंड क्राफ्ट। और भी है, साइंस और कॉमर्स का भी आप कोरिलेशन दिखा सकते हो। साइंस और कॉमर्स का कैसे? साइंस और कॉमर्स, साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या आता है? इकोनॉमिक्स में हम किस तरह की पढ़ाई करते हैं? पैसों की, है ना। अर्थ के बारे में हम पढ़ते, पैसे के बारे में हम पढ़ते। इकोनॉमी मतलब रिलेटेड टू योर प्रोडक्टिविटी, है ना, पैसे के बारे में। तो वो सब है इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर पैसा कहाँ से आता है? तो टेक्नोलॉजी से आता है। पैसा आपका बिजनेस से आता है, पैसा फार्मिंग से आता है। तो ये फार्मिंग है या टेक्नोलॉजी है या बिजनेस है, इसमें साइंस होता ही है ना। फार्मिंग है तो साइंस आता है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र का उपयोग करना, मौसम का पढ़ाई करना, बारिश की पढ़ाई करना, क्रॉप का कल्टीवेशन करना, इसमें साइंस है। या फिर बिजनेस है तो अलग अलग बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट के लिए मशीनरी का उपयोग करना, इसमें साइंस है। तो ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त भी हम साइंस के अलग अलग कंसेप्ट के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट का कोरिलेशन हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से साइंस और इकोनॉमिक्स का भी हम कोरिलेशन जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। सो इज दैट क्लियर हाउ द साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स आर एक्सटर्नली कोरिलेटेड विथ ईच अदर? इसमें कुछ डाउट है? चलो आगे का लास्ट पॉइंट हम देंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन। ये जब हम कोरिलेशन
से कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? कोई बता सकता है क्या फायदा हो सकता है कोरिलेशन से पढ़ाएंगे तो? इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होंगी, बराबर है। और सब सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है ये बच्चों को मालूम पड़ेगा, है ना? कि नॉलेज इज अ इंटीग्रेटेड, ज्ञान एक ही है। भले हमने पढ़ाई के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बनाए, लेकिन ज्ञान एक ही है, ये बच्चों को मालूम पड़ेगा। और फिर बच्चे क्या करेंगे, मैं साइंस की पढ़ाई करूँगा ऐसा ना सोचते हुए अदर सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ाएंगे। उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, है ना? उनका थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग इससे डेवलप होगा। वो सोचेंगे कि कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे से कोरिलेटेड है, एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में वो सोचेंगे। इससे उनकी पढ़ाई भी और इफेक्टिव लर्निंग हो जाएंगी, है ना? उनका जो पढ़ाई जो है, नॉलेज जो है वो और अच्छा हो जाएगा, परिणाम प्रभावी हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो साइंस में पढ़ा है वो ज्योग्राफी पढ़ते वक्त काम आएगा, या जो हिस्ट्री में पढ़ा है वो साइंस पढ़ते वक्त काम आएगा। इस तरह से लर्निंग जो है, जो ज्ञान जो है वो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में हमें उपयोग में ला सकते हैं, और हम जीवन से उसका कोरिलेशन बना सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट ये जीवन जीने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे उपयोगी है, इसके बारे में हम ये जो है एडवांटेजेस, दीज आर द सम एडवांटेजेस विच आर रिटन ऑन द पीपीटी। इससे भी और ज़्यादा एडवांटेजेस आप अपने आप से लिख सकते हो। कोरिलेशन के फ़ायदे क्या हो सकते हैं ये आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट इज़ कोरिलेशन, व्हाट आर द इंटरनल कोरिलेशन between science subject, what is external correlation, how the science is correlated with other than science subject, and what are the advantages of correlation। इस correlation के क्या क्या फायदे हैं ये हमने यहाँ पे देखा है। तो हम यहाँ पे advantages of correlation देखा है, और हम यहाँ